हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। अगर एक कोई रिएक्शन हो रही है तो उसका एक सर्टेन रेट होगा, और अगर हम उन फैक्टर्स को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी चेंज हो जाती है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम उन्हें देखने जा रहे हैं। तो जो पहला फैक्टर होता है, फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वह हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो सेकंड फैक्टर होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। एंड द फोर्थ फैक्टर is what? Surface area. Surface area of reactant. फिफ्थ फैक्टर जो रहता है वो होता है आपका एक्सपोजर टू रेडिएशन। एंड द सिक्स्थ फैक्टर इज सरफेस एरिया हो गया, आपका कैटलिस्ट हो गया, एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपके 6 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वह रिएक्टेंट अगर हमारा गैस है, गैसियस है, तो गैसेस का कंसंट्रेशन हमेशा हम किस में लेते हैं? प्रेशर में लेते हैं। किस में लेते हैं? प्रेशर में लेते हैं। तो बट नेचुरल बात है कि प्रेशर भी आपका इफेक्ट करेगा, तो प्रेशर वो कंसंट्रेशन टर्म में ही आ गया। तो ये आपके कुल मिलाकर 6 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ 6 फैक्टर्स होते हैं, ये आपके किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। इन 6 फैक्टर्स के बारे में अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से। तो देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है ये कैसे अफेक्ट करते हैं, इसे हम देखेंगे 2 तरीके से। एक देखेंगे हम इसका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, और दूसरा हम देखेंगे इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन। क्या होता है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन? जैसे मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ये किसने बताया था? ये हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया था। लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताया था, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है, उसका रीजन क्या है, वो क्यों बढ़ती है? तो वो होगा आपका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। वो किसके अंदर आएगा? क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। रिएक्टेंट बढ़ाने पर क्यों चल क्या रहा है, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उस सबके जवाब आपको मिलेंगे क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। इसमें आपकी समझ में आएंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में या एक्सप्लेनेशन में आपको ये समझ में आएगा। और कितना कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगी, इसका आंसर आपको क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन देगा। कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, कितना कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी बढ़ जाएगी। तो ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा? क्वांटिटेटिव में। तो ये क्वालिटेटिव, ये क्वालिटी हो गई, और क्वांटिटेटिव यानी ये क्वांटिटी, कितना बढ़ाने पर कितना इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ही हमें यहाँ पर ये समझाएगा कि ये सारी चीजें कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही हैं, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रही हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन। तो इसमें क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन, इसमें देखिए, इसे समझने के लिए हमें यहां पर समझना पड़ेगा एक थ्योरी जो कि होती है हमारी कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन में देखने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि कभी भी अगर आपके रिएक्टेंट्स हैं उनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें। अगर वह आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में कोलिजन नहीं होता है, तो कभी भी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसका ये होता है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट देयर मस्ट बी कोलिजन between रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में
कोलिजन होना जरूरी है। अब कोलिजन, कोई भी कोलिजन आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो कोलिजन होने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो। द कोलिजन मस्ट बी इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है, पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम इन पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे। अभी और भी पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे देखिए एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। हमने इस रिएक्शन को लिया, यहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इसके 2 एटम होंगे, इसके ये 2 एटम होंगे, ठीक है भाई। यहां पर क्लोरीन का भी एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी इसके 2 एटम होंगे, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे। अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, तो अगर ये इस तरीके से कोलिजन करते हैं तो देखिए ये हाइड्रोजन की वैलेंसी आप जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ में लगा था, क्यों लगा था, स्टेबल होने के लिए। ये क्लोरीन इसके साथ में लगी थी, क्यों लगी थी भाई, स्टेबल होने के लिए। अब ये हाइड्रोजन अगर इस क्लोरीन से मिल जाए, अगर इससे मिल जाए तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पर इसके लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 है, अगर ये इसके साथ में लगेगा तो इसे छोड़ना पड़ेगा, इस वाले हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे इस क्लोरीन को अगर हाइड्रोजन के साथ लगना है तो इस क्लोरीन को इस वाले क्लोरीन को छोड़ना पड़ेगा। तो ये हाइड्रोजन जैसे इससे अलग होने के लिए कहेगा तो ये हाइड्रोजन पूछेगा भाई मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, तो ये हाइड्रोजन कहेगा कोई बात नहीं, मैं स्टेबल हो रहा हूं, लेकिन इस क्लोरीन के पीछे एक और क्लोरीन है, वो जब इससे फ्री हो जाएगी तुम उसके साथ जुड़ जाना। ये हाइड्रोजन कहेगा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो आपके पीछे की क्लोरीन नहीं दिख रही, तो उसके पीछे की क्लोरीन कहां से दिखेगी, मैं आपको तभी छोड़ूंगा जब मुझे वो क्लोरीन मिल जाए। और ये क्लोरीन बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें तभी छोड़ सकता हूं जब मुझे हाइड्रोजन मिल जाए, तो दोनों तो नहीं मिल पा रहे ना, तो यहां से ये एक साथ नहीं मिल पा रहे, यहां पर ये सीन क्लियर नहीं है। जब ये सीन क्लियर नहीं है तो हम इसे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं कहेंगे। इस तरीके से कभी भी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर इस तरीके से कोलिजन होगा। तो फिर प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, देखिए अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरीके से रख दूं, ये रख दिया, अभी यही इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, बिल्कुल यही चीज, ठीक है ना, इंटरमीडिएट क्या होता है। अब देखिए अगर ये कोलिजन हम कुछ ऐसे कराएं कि ये हाइड्रोजन यहां से, ये क्लोरीन यहां से, ये हाइड्रोजन इसके सामने, ये क्लोरीन यहां पर इसके सामने, तो अब ये हाइड्रोजन को भी क्लोरीन दिख रहा है, इसे भी क्लोरीन दिख रहा है, ये इसे पकड़ लेगा, ये इसे पकड़ लेगा, ये इसे छोड़ देगा, ये इसे छोड़ देगा, ठीक है ना। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएंगे और ये 2HCl का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो कोलिजन होता है इसे हम बोलते हैं ये प्रॉपर कोलिजन है, दिस इज योर प्रॉपर कोलिजन, ये प्रॉपर कोलिजन है। तो ये होना बहुत जरूरी है। कोलिजन, हर एक कोलिजन आपका यहां पर कभी भी आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए कोलिजन का प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना बहुत जरूरी है, पहली शर्त तो ये हो गई इसकी, ठीक है भाई। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो जैसा कि पहले पॉइंट पे हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए कोलिजन, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना जरूरी है। दूसरी बात, कोलिजन अगर होगा तो कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी जितना कोलिजन हो रहे हैं तो सारे कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होंगे, यानी सारे के सारे कोलिजन आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है, मैं इसे रब कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि ऑल कोलिजन्स आर नॉट फ्रूटफुल, ऑल कोलिजन्स आर नॉट फ्रूटफुल, सारे कोलिजन आपके फ्रूटफुल नहीं होते हैं। ऑल कोलिजन्स आर नॉट फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब क्या हो गया यहां पर, फ्रूटफुल का मतलब हो गया सभी आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सारे कोलिजन आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली द एक्टिव कोलिजन्स विल फॉर्म प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिर्फ कौन से कोलिजन करेंगे, एक्टिव कोलिजन, या जो कोलिजन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव कोलिजन। अब ये एक्टिव कोलिजन क्या होते हैं, तो पहले मैं थ्योरी बता देता हूं, फिर आपको वो पूरी चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपके एक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं, द कोलिजन बिटवीन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब ये एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होते हैं, द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी
इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट की एनर्जी होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, अगर उतनी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी तो वही मॉलिक्यूल आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता आ रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required for the formation of activated complex, activated or intermediate complex is termed as एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है कि ये हमारा जब अगर एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो बीच में आपका एक क्या बनता है, एक यहां पर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एक इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच का है, ये बहुत ज्यादा देर टिकेगा नहीं, ये बहुत ज्यादा देर टिकेगा नहीं, इसकी बहुत हाई एनर्जी होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है और एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। तो क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, किसकी, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की। तो ये बहुत ज्यादा देर रिएक्शन में रुकेगा नहीं और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये एक्टिवेटेड या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जिस मॉलिक्यूल्स पर ये एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होती है उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स। दे आर टर्म्ड एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स, हम उन्हें बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव कोलिजन, उसे हम बोलते हैं एक्टिव कोलिजन। और एक्टिव कोलिजन ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है तो वो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, वो इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। और इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन होगा वो इनएक्टिव होगा, और अगर वह इनएक्टिव होगा तो वह आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इनएक्टिव कोलिजन डज नॉट फॉर्म्स प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। और वो कोलिजन, इनएक्टिव कोलिजन्स आपके फ्रूटफुल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इसी बात को हम पूरा यहां पर समझते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस पूरी बात को एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये कोलिजन थ्योरी के आपके मेन पॉइंट्स हैं और यही थ्योरी सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेगी। कौन से फैक्टर्स को एक्सप्लेन करेगी कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पर डिपेंड करता है। 6 फैक्टर्स बताए ना, 6 फैक्टर को आपकी ये थ्योरी आपकी यहां पर एक्सप्लेन करेगी। तो हम उन फैक्टर्स को अब यहां पर देखते हैं। तो कोलिजन थ्योरी फॉर रेट ऑफ रिएक्शन को अब हम लोग यहां पर समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए हम लोग एक ग्राफ का फॉर्मेशन यहां पर करते हैं, किसका, एनर्जी एंड कोर्स ऑफ रिएक्शन। यहां पर आपका कोर्स ऑफ रिएक्शन चल रहा है, कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है भाई। अब देखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी एक रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स जो रहते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की, सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अलग अलग होती है, सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अलग अलग होती है, बहुत कुछ की आपकी सिमिलर भी होती है। तो कुल मिलाकर सभी की एनर्जी बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सभी की एनर्जी बराबर नहीं होती है तो यहां पर हम लोग एक एवरेज एनर्जी निकालते हैं, सभी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना। तो देखिए, हमने ये मान लिया कि रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक एवरेज एनर्जी ये हो गई है, ER। दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी होगी, ठीक है ना। चलिए अब देखें, क्या सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी होगी? नहीं, कुछ की इससे ज़्यादा भी होगी, कुछ की इससे कम भी होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल में होते हैं, ठीक है। अगर सभी पर अगर हम पैसा देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखें कि कुछ बच्चों पर आपका 500 रुपये भी होते हैं, 1000 रुपये भी होते हैं, मैक्सिमम बच्चों पर 100 रुपीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चों पर 10 रुपीज़ भी होते हैं, सब पे अलग अलग है। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक अमाउंट
सभी बच्चों के पास में कौन सा एक अमाउंट आपका प्रेजेंट है, तो हम उसका क्या ले लेते हैं, हम लोग एवरेज ले लेते हैं कि हाँ भाई इतने 100 रुपये आपके कैसे रहते हैं। तो कुछ बच्चों पर 1000 रुपये भी होते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही कुछ एक मॉलिक्यूल्स पर इससे भी ज़्यादा एनर्जी है, इससे भी ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है ना, रहती है। अब देखो कभी भी अगर रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, अगर कभी भी रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने ये बोला था कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सपोज करो हमें इतनी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी होती है, हम इसे लिख देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, या इसी को एनर्जी बैरियर भी कह सकते हैं। ये एक बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का बैरियर है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का बैरियर है, कॉम्प्लेक्स बैरियर, ठीक है। इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बैरियर कह सकते हैं। उसमें मतलब कुल मिलाकर आपकी इतनी एनर्जी रहती है, इतनी एनर्जी आपकी इसके पास में, ठीक है ना। अब ये होता क्या है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये दो आपका एक मॉलिक्यूल है, यानी दो एटम है, और दो क्लोरीन के एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, ये मॉलिक्यूल बनाया, इनके बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ लगना चाहता है, ये हाइड्रोजन भी इस क्लोरीन के साथ लगना चाहता है। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ क्यों लगाता है, स्टेबिलिटी के लिए। अब देखिए हाइड्रोजन के पास में एक ही हाथ है, एक ही वैलेंसी है। अब ये इसके साथ में तब लगेगा, इसके साथ में एक बड़ा पैराडॉक्स चलता है कि ये इसके साथ में तब लगेगा जब इसे छोड़ देगा, पर ये इसे तब छोड़ना चाहता है जब ये इसके साथ में लग जाए। कल को क्लोरीन मना कर दे कि भाई हम नहीं लग रहा तुम्हारे साथ में, तो बड़ी परेशानी वाली बात है ना। तो ये इसके साथ में तभी लग सकता है जब इसे छोड़ दे, ये वाला हाइड्रोजन इसे छोड़ दे तभी लग सकता है, लेकिन ये इसके साथ में तभी लग सकता है जब ये छोड़ दे, और ये इसे तभी छोड़ेगा जब ये इसके साथ में लग जाएगा। तो बड़ी परेशानी है कि भाई हम ऐसा क्या करें, क्या करें। वैलेंसी तो हाइड्रोजन की बन रहती है, तो ये एक बीच का रास्ता निकालता है। ये थोड़ा थोड़ा इस क्लोरीन के साथ में लगता जाता है और थोड़ा थोड़ा इस हाइड्रोजन से छूटता जाता है। ये भी ऐसे ही करता है, थोड़ा थोड़ा इससे लगता जाता है, थोड़ा थोड़ा इससे छूटता जाता है। तो यानी ये जैसे जैसे इसके साथ मजबूत लगता जाएगा उतना उतना इसे छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा। बीच की एक स्टेट आएगी जब ये इससे भी लगा होगा और इससे भी लगा होगा, दोनों से लगा होगा, ठीक है। अब ये हालांकि बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं रहा है ना, तो ये दोनों स्टेट आ गई हैं, ये इससे भी जुड़ा है और ये इससे भी लगा है। अब टूटने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और जोड़ने पर एनर्जी निकलती है। कुल मिलाकर ये पूरी तरीके से टूटा भी नहीं है और पूरी तरीके से जुड़ा भी नहीं है। तो यहां से देखिए, यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है और यहां से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की स्टेट बन जाती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की स्टेट बन जाती है, ठीक है ना। यहां पर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्यों ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि देखिए यहां पर हाइड्रोजन के कितने आ गए हैं, दो बॉन्डिंग आ गई है, दो वैलेंसी हो गई है ना, और दो वैलेंसी अलाउड नहीं होती है, लेकिन यहां पर दो वैलेंसी हो जाती है इसके। और देखिए अलाउड नहीं होती है तभी तो ये आपका अनस्टेबल सिस्टम है। ये दो वैलेंसी अलाउड नहीं होती तभी तो अनस्टेबल सिस्टम है। तो बिल्कुल हम वह काम करने जा रहे हैं, हम वही उसी काम को करने जा रहे हैं जो कि अलाउड ही नहीं है। यहां पर आपकी दो वैलेंसी अलाउड नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमें हाईली अनस्टेबल सिस्टम ही बनाना है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के, स्टेबिलिटी के, है ना, स्टेबिलिटी के। तो यहां से एनर्जी निकलेगी और आपकी यहां से एनर्जी निकल ली और इस सिस्टम में ऑलरेडी एनर्जी है, तो ये बहुत हाई एनर्जी की स्टेट बन जाएगी। और जब ये बहुत हाई एनर्जी की स्टेट बन जाएगी, हाई एनर्जी स्टेट बन जाएगी, तो हम इसी को बोलेंगे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया और ये बहुत हाई एनर्जी की स्टेट होती है। जब ये बन जाता है तो फिर उसके बाद में आपका ये बॉन्ड टूटेगा एक बार फिर से, और फिर ये अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज करेगा और एनर्जी को रिलीज करके कम करके स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत जरूरी यह है कि हमारा जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल होता है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करे, यानी उसका एनर्जी लेवल इतना पहुंच जाए, उसका एनर्जी लेवल इतना पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये आपका बनना ही बनना है। तो देखिए सभी मॉलिक्यूल्स के पास में तो इतनी एनर्जी नहीं होती है जैसा कि मैंने बताया, पर कुछ एक मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी एनर्जी होती है। और जब इतनी एनर्जी होती है तो जिस मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी वो इसका फॉर्मेशन कर लेगा, और इसका फॉर्मेशन करने के बाद में फिर एनर्जी निकालता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसने ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, तो दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी आपकी रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है और रिएक्टेंट से कम भी हो सकती है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी, एक बात को समझना,
रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई? तो बनी बात है सराउंडिंग से आई। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है? ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक, यानी इसने हीट ली है। कहां से हीट ली है? सराउंडिंग से। भाई इतनी एनर्जी कहां से आई? डेल्टा ई। ये एनर्जी कहां से आई? सराउंडिंग से आई। रिएक्टेंट के पास तो कम एनर्जी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आई? सराउंडिंग से आई। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक। और अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है तो इतनी एनर्जी कहां गई? कहां गई भाई? कहां पहुंची है? कहां खर्च हुई है? तो ये जो एनर्जी खर्च हुई है ये आपकी कहां पहुंची है? ये आपकी सराउंडिंग में पहुंची है। और ये प्रोडक्ट क्या है? ये है आपका, ये रिएक्शन जो है ये क्या है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों में ही हीट निकलती है। दोनों में हीट निकलती है। अभी तक तो सुना था एक्सोथर्मिक में निकलती है, ये एंडोथर्मिक में हीट कब से निकलने लगी? तो देखो बेटा, इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होनी है और हीट निकलनी है। तो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होनी है, एनर्जी हमेशा निकलनी है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कब एक्सोथर्मिक होगी और कब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हमेशा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी से, इससे कंपेयर करेंगे हम प्रोडक्ट की एनर्जी को। प्रोडक्ट की एनर्जी को यहां पर हम रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल से कंपेयर करेंगे। अगर रिएक्टेंट से आपकी ये एनर्जी इसकी कम है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्स्ट्रा निकाल दी। और अगर इससे ज्यादा है मतलब सराउंडिंग से एनर्जी ले ली तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए भाई, तो ये आपका होता है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। ये बना जो हाई एनर्जी का आपकी स्टेट होती है, बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी की ये स्टेट होती है, ठीक है ना, हाई एनर्जी की स्टेट होती है, तो इसका फॉर्मेशन यहां पर होता है। और क्योंकि हाई एनर्जी की हाईली अनस्टेबल है तो इसे टूटना ही है और जाना ही है, तो इसका फॉर्मेशन होना जरूरी है। और ये बैरियर क्रॉस करने के बाद में अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जो भी मॉलिक्यूल्स इसे बना पाएंगे, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स इसे बना पाएंगे वही आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बनने के लिए मिनिमम अमाउंट की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ए से मैं इसे दिखा दे रहा हूं, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज टर्म्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड by the reacting molecules to form activated complex or intermediate complex is termed as activation energy। ठीक है, वह मिनिमम अमाउंट एनर्जी का जो कि रिक्वायर्ड होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, अब ये हो गई आपकी कोलिजन थ्योरी, ये हो गई आपकी कोलिजन थ्योरी। अब हमें यहां पर ये समझना है कैसे ये थ्योरी कैसे हमारे उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। देखिए बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, देखिए ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनके दो टाइप के एक्सप्लेनेशन है, याद रखना, दोनों टाइप के एक्सप्लेनेशन है, दो टाइप के एक्सप्लेनेशन है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, तो पहले हम क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए अगर मैंने एक सर्टेन रिएक्टेंट लिया तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी, एक्टिव मॉलिक्यूल्स की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे आपके स्कूल में अगर आप लोग देखो, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास 1000 रुपीज हैं, 1000 रुपए हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, है ना, बहुत कम बच्चे होंगे। अब सोचिए जरा, अगर मैं आपके स्कूल में 2-4 स्कूल के और बच्चे लाकर रख दूं और डाल दूं, तो ये बताइए ऐसे बच्चे जिन पर 1000 रुपीज हों, उनकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? उनका नंबर और बढ़ जाएगा। तो अगर आप यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन के अंदर और डालते हो, तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाएंगे? उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने पर क्या होता है? नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं। हालांकि इसके अंदर छुपे हुए और भी फैक्टर्स हैं, जैसे आपका ये वॉल्यूम वगैरह पर भी इफेक्ट डालता है, और वॉल्यूम से भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि वो प्रेशर को कहीं ना कहीं आपका टच में करता है।
खैर हमें इतनी सी बात समझनी है कि अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव कोलिजन इंक्रीज होता है और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को हमारा अफेक्ट करता है, इस चीज को हमें यहां पर समझना है। तो देखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो जो इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपकी एवरेज एनर्जी है या उससे भी कम एनर्जी है, वो भी टेम्परेचर मतलब एनर्जी तो होता है, टेम्परेचर के लिए हीट देनी पड़ती है। हीट क्या होती है, एनर्जी तो होती है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट एनर्जी को बढ़ाया, तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। जो इनएक्टिव थे वो भी क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वही नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। एक एक्सप्लेनेशन तो ये हुआ, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ठीक है ना। दूसरा ये भी हो जाता है कि यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाते हैं। भाई सभी मॉलिक्यूल्स पर एनर्जी आ जाएगी तो अब जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा। तो कई एक बुक्स में ये भी लिखा रहता है नंबर ऑफ कोलिजन भी आ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं और अगर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हैं तो नहीं हो सकता ना। तो अल्टीमेटली एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे एंड नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, एक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे। सिर्फ कोलिजन अकेला लिखना सही नहीं है, कोलिजन कौन सा, एक्टिव कोलिजन भी आपका बढ़ जाता है, इसलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर इंक्रीज हो जाती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ये चीज चाहे एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, ठीक है, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है जब वो अपने एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। एक सर्टेन टेम्परेचर की रिएक्शन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट तो होती है। अगर ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स के अंदर मालूम पड़ा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बराबर आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है, तो फिर उनके लिए टेम्परेचर का क्या होगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर से, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे एक्टिव मॉलिक्यूल्स है। रूम टेम्परेचर की एनर्जी काफी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, है ना। तब फिर वहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और उल्टा ही सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहां पर जनरली हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, या जिनका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी पर बनता है। तीसरा जो फैक्टर आता है वो होता है बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो रहता है ये क्या करता है, ये ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट पाथ क्या होता है इसे हम फिर कभी समझेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए। हम ये समझ सकते हैं कि आपका जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को नीचे कर देता है, ये हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या रहता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम रहता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को नीचे लेकर आ जाता है। तो अब इतने एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही कम थे, पर अब पहले के कंपैरेटिवली अब कम से कम मॉलिक्यूल्स तो ज्यादा होगा। इतने मॉलिक्यूल्स की भी तो एनर्जी किसी के पास होगी, जितने मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी थी अभी तक सिर्फ वही प्रोडक्ट बना रहे थे, और जिसके पास यहाँ की एनर्जी थी वो नहीं बना रहा था। तो अब ये तो प्रोडक्ट बना गई, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, इनके बीच में भी कोलिजन होने लगेगा, क्योंकि आपका अब ये पाथ हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट डालने पर भी क्या होता है, ऑल्टरनेट पाथ मिलता है, एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर नीचे आ जाता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बैरियर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को नीचे कर देता है। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, तो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम ये रहेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को और ऊपर बढ़ा देगा, और ऊपर बढ़ा देगा तो अब क्या होगा, और ऊपर बढ़ा देगा तो अब क्या होगा, तो अब होगा ये कि आपका रिएक्शन होना और मुश्किल हो जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपका और कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगा आपका। तो नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो कैटलिस्ट का ये काम रहता है, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को नीचे लेकर आता है, नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बैरियर को ऊपर ले जाता है और रिएक्शन को और मुश्किल बनाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को और स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सरफेस एरिया। अब देखिए, जैसे हम एक चौक लें, फॉर एग्जांपल हमने एक चौक ली और 3-4 चौक ली और हमने उसे क्या किया, हमने 3-4 कप्स में इंक ले लिए और इंक के अंदर में चौक डाल दी। एक को हमने 1 मिनट बाद निकाला और तोड़कर देखा तो उसकी सिर्फ थोड़ी बाहरी लेयर तक आपकी इंक लगी है, ठीक है ना। जो हमने 5 मिनट बाद की अगर चौक को निकाला तो उसमें थोड़ा और अंदर तक आपकी लेयर पहुंच गई। 10 मिनट बाद वाले के बाद को निकाला तो मालूम पड़ा उसकी सेंटर तक आपकी इंक पहुंच गई,
चौक के अंदर सेंटर तक आपकी इंक पहुंच गई। तो देखो पहले ये टाइम लगेगा, इसका मतलब इंक के टच में नहीं आ पा रही थी, अंदर वाली लेयर के जो चौक के मॉलिक्यूल्स थे वो इंक के टच में नहीं आ पा रहे थे। अब इसी अगर चौक को लें और हम इसे फाइनली ग्राइंडेड कर दें, यानी हम इसे पीस दें और हम इंक में डाल दें, टाइम लगेगा क्या? बहुत ज्यादा, बिल्कुल कम टाइम लगेगा और पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स आपके इंक के टच में आ जाएंगे और पूरा का पूरा आपका जो रहेगा क्या हो जाएगा? जरा में रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो अब जो अंदर छुपे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपने एक बड़ा पीस लिया तो पहले बाहर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्टिव कोलिजन होगा, फिर अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की बारी आएगी, है ना, उनका टर्न आएगा, ठीक है, फिर और अंदर वालों का टर्न आएगा। तो एक्टिव कोलिजन्स उतने ज्यादा नहीं होंगे, तो वो टाइम लेंगे। लेकिन अगर आपने फाइनली ग्राइंडेड कर दिया, रिएक्टेंट को बहुत अच्छे से पीस दिया, तो अब सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग फ्री हो गए, तो अब जो कोलिजन्स होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि पूरे जितने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अपने टर्न का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सारे के सारे फ्री हो गए, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबके सब आपके एक दूसरे के टच में आएंगे। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में क्या होता है? देखो अगर मैं एक रिएक्शन करा रहा हूं, जैसे NO के साथ में ऑक्सीजन को मिलाकर NO2 का फॉर्मेशन कर रहा हूं और CO के साथ में ऑक्सीजन को मिलाकर CO2 का फॉर्मेशन कर रहा हूं, तो दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी? आपकी अलग अलग होगी। तो अगर रिएक्टेंट हम अलग अलग लेते हैं तो उसके लिए हमारी रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होती है। रिएक्टेंट अलग अलग हो जाएंगे, रिएक्शन अलग अलग हो जाएगी, तो उसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगी, ठीक है ना। अब कुछ एक रिएक्शंस ऐसी होती हैं, नेक्स्ट है आपका एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ये आपका रिएक्टेंट चाहे जितना बढ़ा जाए उससे इन्हें मतलब ही नहीं होता है, उससे इन्हें मतलब ही नहीं होता। आप रिएक्टेंट कितना बढ़ा रहे हो उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। जैसे सपोज करो पेड़ बड़ा होता है भाई, खाद लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है ना, आपका उसमें हम लोग ने फर्टिलाइजर वगैरह डाला। तो अगर आप चाहो कि मतलब हमें कल ही फल खाना है, आज पेड़ लगाए कल फल खाना है, एक ट्रक भर के खाद डाल दो, तो क्या बहुत जल्दी आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा? क्या ये बहुत जल्दी आपका बन जाएगा क्या? है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहे जितनी खाद डाल दो, जिस रेट से उसे बढ़ना है उसी रेट से वो बढ़ेगा। तो फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं, यानी जो आपकी किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती हैं, वो लाइट पर डिपेंड कर रही हैं, लाइट पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे कि आपकी हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हमने एल्केन लिया कोई, जैसे हमने ये CH4 लिया, ठीक है ना, और इसमें हमने ये हैलोजन को लगाया Cl2 को, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। बिना सनलाइट के करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, या बहुत हाई टेम्परेचर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडिएशन चाहिए, जब रेडिएशन होगा तभी आपकी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो सनलाइट डालोगे, अगर डिफ्यूज सनलाइट डालोगे स्लो रिएक्शन होगी, अगर तेज सनलाइट डालोगे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन पर भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये इसका रहा क्या चीज, ये सारे फैक्टर्स का यहां पर हमारा क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन रहा, ये क्वालिटेटिव। अब इसी को हम क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन से भी लेंगे, क्या चीज बढ़ाने पर क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है, उस तरीके से हम इन चीजों को यहां पर समझेंगे। तो ये रहा आपका क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन।